ओके, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, रहते हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा गीले कपड़े से करो ना तो ठीक है, करो बहुत ज्यादा काला हो गया। हाँ जी, तो जो क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6। तो बाकी बच गए 5, 7, 8, 9 और मुझे एक रिविजनरी क्वेश्चन भी करवा के देना है, रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 3। तो मुझे इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन और करवा के देने। चलो रहने दो, चलिए आइए पेज नंबर 279 पर आइएगा। प्लीज कम टू पेज नंबर 279। आज की क्लास हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 279। बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड as on 31st March 2009 and 31st March 2010 are as under। तो आपके सामने पहले ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है, बाद में क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है। पढ़ते जाते हैं और करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स को टिक लगाते जाते। करंट लायबिलिटीज, सबसे पहले क्रेडिटर्स को टिक लगाइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को टिक लगाइए। कोई और करंट लायबिलिटी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि डिविडेंड और इनकम टैक्स पेएबल को करंट लायबिलिटी मानने की गलती हम इस चैप्टर में नहीं कर सकते। एसेट साइड पर आइए, करंट एसेट्स को टिक करिए, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लास्ट में कैश एंड बैंक, ये सारी करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स को सिर्फ शेड्यूल में लिखा जाएगा, वो भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो शेड्यूल ना बनाएं। पर मुझे लगता है शायद इस क्वेश्चन में ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको शेड्यूल बनाना है, नीचे लिखा हो। खैर एडिशनल इंफॉर्मेशन पड़ेगा। नंबर 1, न्यू मशीनरी फॉर ₹6 लाख वॉज परचेस्ड but an old machinery costing ₹2,90,000 sold for ₹1 lakh. Accumulated depreciation thereof ₹1,50,000. Debentures were redeemed at 20% premium. Investment sold for 90,000 and profit transferred to general reserve. Income tax paid during the year ₹1,60,000. Interim dividend of ₹2,40,000 has been paid during the year. Assume that provision for tax as current liability and proposed dividend as non-current liability. ये क्या झंझट है? वो ये कहते हैं जी प्रोविजन फॉर टैक्स को करंट मान लो, प्रोपोज डिविडेंड को नॉन करंट। नॉन करंट तो हम दोनों को मानते हैं। अब क्या करें? अब जब वो कह रहे हैं तो क्वेश्चन से तो पंगा हम ले नहीं सकते, तो लायबिलिटी साइड पे वापस जाओ। आप करंट लायबिलिटीज की टिक लिस्ट बना रहे थे ना, तो आपने क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को टिक कर लिया, उसके नीचे प्रोविजन फॉर टैक्स को भी टिक कर दो आप। और ये काम हम मजबूरी में कर रहे हैं, हम प्रोविजन फॉर टैक्स को करंट मानने के फेवर में नहीं है, पर क्वेश्चन से पंगा भी हम नहीं ले सकते, सीधी सी बात है। वैसे करंट मानकर हमारा काम मुश्किल हो गया कि आसान हो गया? आसान हो गया। यानी अब हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का कुछ नहीं करना। हां, शेड्यूल में जब आप बनाएंगे तब की तब देखेंगे, मेन आंसर में तो अब उसका कुछ नहीं करना। मैं तो कहता हूं करंट मानकर हमारा काम आसान हुआ, तो हमें शिकायत तो करनी नहीं चाहिए ना। चलिए आइए आंसर शुरू करते।
फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाए। हालांकि क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट कौन सी है? शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वो आप जानते हैं वो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम तो है नहीं। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ये हो गया फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। और दूसरा काम क्या करें? एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें। हाँ जी, ये दोनों तो नेसेसरी हैं, बाकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखिएगा लायबिलिटी साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है? ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है? 5 लाख, 5 लाख रुपए। ओके, क्लोजिंग बैलेंस 7,20,000। डिफरेंस हो गया इस साल का प्रॉफिट, जिसको कि हमें करेक्ट करना पड़ेगा। कहां से स्टार्ट करें, एसेट साइड से कि लायबिलिटी साइड से? एसेट साइड से, चलो ठीक है, एसेट साइड से। इस बार एसेट साइड से सबसे पहले है बिल्डिंग। ओपनिंग बैलेंस 30 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस 28 लाख रुपए। 2 लाख से बिल्डिंग कम हो गई। इसका मतलब आपने बिल्डिंग 2 लाख की बेच दी। सुनकर बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? 30 लाख में से 2 लाख की बिल्डिंग बेच दीजिए। ये नहीं हो सकता कि आपने इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाया? डेप्रीसिएशन भी तो हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। अगर आपने डेप्रीसिएशन चार्ज किया है तो जरूर वो डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं चार्ज हुआ होगा। तो क्या आप डेप्रीसिएशन को ए एक्सपेंडिचर की लिस्ट में डालना चाहेंगे? नो, क्योंकि डेप्रीसिएशन भले ही बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर है लेकिन वो वर्किंग कैपिटल रिलेटेड नहीं है। तो हम इसकी करेक्शन एंट्री पास करना चाहेंगे। तो डेबिट साइड पे ₹2 लाख। तो हमने लिखा टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। ऐसा नहीं कि सेल ऑफ बिल्डिंग नहीं माना जा सकता, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। सेल ऑफ बिल्डिंग मानोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। बिल्डिंग के बाद कौन सा है? प्लांट एंड मशीनरी। जो भी एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है उसको आप इकट्ठा कर लीजिए। मेरे ख्याल से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो सिचुएशन क्लियरली समझ में आएगी।
प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस बताएंगे 36 लाख। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस 35 लाख। हो गया ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा है न्यू मशीनरी कॉस्टिंग ₹6 लाख वॉज परचेस्ड, तो डेबिट साइड पर आना चाहिए टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिख लीजिएगा परचेज। आगे बढ़िए। ओल्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹2,90,000 सोल्ड फॉर 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 1,50,000। पहले तो आप ये बताइए इस मशीन की आज वैल्यू कितनी है? यह मशीन कभी 2,90,000 की खरीदी गई थी, इस पर आज तक डेप्रीसिएशन लग चुका है 1,50,000। तो आज इसकी कीमत कितनी है? 1,40,000। क्या ये बात सही? हमने आज इसको कितने में बेचा है? 1 लाख में। तो क्या ये मशीन 40,000 के लॉस पर बेची जा रही? ओके, तो आप लिखिएगा बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखिएगा सेल ऑफ मशीन 1 लाख रुपए। ओके, पॉइंट वैलिड। और आप ये भी कह रहे हैं कि आपको 40,000 का लॉस हुआ है, तो लॉस की एंट्री भी क्रेडिट साइड पर आनी चाहिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कोई और एंट्री है क्वेश्चन में? कोई और एंट्री क्वेश्चन में है? नहीं है। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड पे एक बैलेंस आ रहा है। कितना बैलेंस आ रहा है? ये बैलेंस ऑब्वियसली क्या हो सकता है? जरूर इसका मतलब होगा डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि क्रेडिट साइड पर बस वही नहीं है हमारे पास। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखिएगा डेप्रीसिएशन। अब मैं ये कह सकता हूं कि हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट पूरी तरह बना लिया। आइए ये पता करें कि वर्किंग कैपिटल पर क्या असर पड़ा है। यूं समझ लीजिए कि वो जितनी भी एंट्रीज जो बैंक अकाउंट में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एंट्रीज वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। जब आप कहते हैं कि आपने खरीदा है, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल कम हुआ है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और जब आप कहते हैं आपने बेचा है, तो वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ गया है। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों एंट्रीज वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है ना। फिर वो एंट्री जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गई, एक लॉस और दूसरा डेप्रीसिएशन, ये एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर है और हम इसको जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं मानते, तो हमें इनकी करेक्शन एंट्री पास करनी पड़ेगी। टू लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। आपने लिखा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट कितना है? 40,000, 40,000।
और आप क्या लिखेंगे? 5,60,000. दिस इज डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. तो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुके और हम इस समय एसेट साइड को पहले डील कर रहे हैं. एसेट साइड में बस एक एंट्री है कि जिसको डील करना है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके अलावा बाकी सब तो करंट एसेट है. देख लीजिए क्या कोई एडजस्टमेंट भी है जो इससे रिलेटेड है. एडजस्टमेंट नंबर 3 ये इससे रिलेटेड है. ठीक है, आइए इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं. इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं. अच्छा, इन्वेस्टमेंट में क्या मुझे बताएंगे ओपनिंग बैलेंस कितना है? 8 लाख. अच्छा, ये भी बताइएगा कि इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 7,44,000. $7,44,000. जो इन्वेस्टमेंट आपने बेची है, क्या आप उसकी कॉस्ट बता सकते हैं? हाँ जी, जो इन्वेस्टमेंट आपने बेची है उसकी कॉस्ट कितनी है? 56,000. लेकिन आपने उसको 56,000 में बेचा नहीं है. 56,000 तो उसकी कॉस्ट है ना. 56,000 आपने इन दोनों का डिफरेंस मुझे बता दिया. आपने उसे 56,000 में बेचा नहीं है. 56,000 तो उसकी कॉस्ट है, तो आपने उसे कितने में बेचा है? 90,000 में. अच्छा, तो आप ये भी बता सकते हैं कितने प्रॉफिट पे बेचा है? 34,000. ओके, 34,000. वैसे प्रॉफिट कहां नॉर्मली ट्रांसफर किया जाता है? P&L अकाउंट. और यहां पर? अच्छा, यहां पर वो कहते हैं कि हमने प्रॉफिट को P&L में ट्रांसफर नहीं किया, हमने उसे जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया. अब जब वो कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे. टू जनरल रिजर्व अकाउंट. नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन अब जो है सो है. प्रॉफिट ऑन सेल. चलिए काम करते हैं. जनरल रिजर्व अकाउंट लगे हाथ बना ले. बताइए कि जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में कितना लिखा? 8 लाख. 8 लाख रुपए. और क्लोजिंग बैलेंस 9 लाख. ये तो तय है कि आपका जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए बढ़ गया. ये तो तय है. अब सवाल ये कि ये बढ़ा कैसे? ये जो इन्वेस्टमेंट आपने प्रॉफिट पर बेची थी और प्रॉफिट जो आपने जनरल रिजर्व में भेजा है, एक इसकी वजह से जनरल रिजर्व बढ़ा है. बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट. बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट रुपीज 34,000. लेकिन 34,000 सफिशिएंट नहीं. आपका जनरल रिजर्व और भी बड़ा है. और ये कितना बड़ा है?
66,000 ये कहां से बढ़ सकता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात सही। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बन गया, जनरल रिजर्व अकाउंट भी बन गया। अब सवाल ये उठता है वर्किंग कैपिटल पे असर कितना पड़ रहा है? जब आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट आपने बेची है, इसका मतलब आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ा है। ठीक बात है ना? इन्वेस्टमेंट आपने बेची है, आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ा है। ये प्रॉफिट ऑन सेल, अगर ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाती ना, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर होती, और तब हम कहते हैं कि ये तो गलत एंट्री है, फिर हम इसका रेक्टिफिकेशन करते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया ही नहीं, गलती हुई ही नहीं, तो हम सुधार कैसे सकते हैं? तो भूल जाइए उसको। और जनरल रिजर्व में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना चार्ज किया है? 66,000। ये जरूर डेबिट साइड से आपने पिक करा है, तो उसकी करेक्शन एंट्री पास कर लेते। टू जनरल रिजर्व। ओके, चलिए लायबिलिटी साइड पर आइएगा। लायबिलिटी साइड पर सबसे नीचे से शुरुआत करें। प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन रिक्वेस्ट कर चुका है कि इसे करंट लायबिलिटी माना जाए, यानी इसकी तरफ ना देखा जाए। प्रोपोज डिविडेंड, क्या आपको क्वेश्चन में प्रोपोज डिविडेंड के बारे में कहीं कुछ कहा गया है? अब जी फैसला करिए, इसका अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना? नहीं बनाए, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, आप अगर कुछ नहीं बताओगे तो हम मानेंगे, हमें मानना चाहिए कि जो पिछले साल का डिविडेंड प्रोपोज्ड था वो हमने इस साल पे कर दिया होगा, 6 लाख रुपए। ठीक है ना? और जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है 7,20,000, वो जरूर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करके क्रिएट हुआ होगा। आप इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दें, 7,20,000। चलिए लगे हाथ इंटरिम डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है, आप जानते हैं जो डिविडेंड इसी साल प्रपोज हुआ, इसी साल पे हुआ, उससे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। 2,40,000 रुपए। चलिए इंटरिम डिविडेंड का मैटर डील हो गया। अब आगे बढ़े। क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को तो आप भूल जाइए। बैंक लोन, ओपनिंग बैलेंस 10 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 12 लाख। बैंक लोन बढ़ा है, एंट्री क्या पास हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। इससे क्या आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, यानी वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ा है। कितना बढ़ा है?
रेजिंग बैंक लोन। आपने लिखा रेजिंग बैंक लोन। फिर है डिवेंचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, शेयर कैपिटल। इसमें से आपको डील करना है सिर्फ डिवेंचर्स, क्योंकि बाकी सब तो आप डील कर चुके। डिवेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस 20 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 16 लाख, एडजस्टमेंट नंबर 2। बस एडजस्टमेंट नंबर 2 ही है, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलिए काम करिएगा, अकाउंट बनाइएगा, डिवेंचर्स अकाउंट। आप मुझे डिवेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस बताइए, कितना दे रखा है? 20 लाख। अच्छा, डिवेंचर्स का क्लोजिंग बैलेंस बताइए। 16 लाख। अच्छा, 4 लाख रुपए का जो बैलेंस आ रहा है वो आपकी नजर में क्या है? ये वो डिवेंचर्स है जो आपने रिडीम करे, पर समस्या ये है कि रिडम्पशन हुआ है प्रीमियम पर। अब इस एंट्री को डील कैसे किया जाए? अगर वो प्रीमियम वाली बात क्वेश्चन से आप हटा दें तो मैं सीधा लिख सकता हूं टू बैंक अकाउंट, और तब तो मैं ये अकाउंट ही ना बनाता, फिर तो मेरे लिए बात कहना बहुत आसान होता। पर वो कहते नहीं, हमने डिवेंचर्स को रिडीम किया है 20% प्रीमियम पर। 4 लाख रुपए तो रिडीम डिवेंचर्स की फेस वैल्यू। अब एंट्री को डील कैसे करें? इसका एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है कि आप लिखिएगा टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। मतलब अगर आप ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं तो बात बन जाएगी। टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, और आपको एक दूसरे अकाउंट में जाना पड़ेगा, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेगा बाय डिवेंचर्स अकाउंट, ₹4 लाख। अब आप जैसा कहो वैसा कर देते। टू बैंक अकाउंट। आइए डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देते, और अब हम ये पेमेंट करेंगे 20% प्रीमियम के साथ। 20% प्रीमियम के साथ, तो 20% ऐड करके कितना हो गया? 4,80,000। ठीक है ना? अच्छा, क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ गया 80,000, और ये 80,000 क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहां से चार्ज किया जाता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब बात ठीक है ना एकदम? अब सिस्टम हमारे समझ में आ गया। वर्किंग कैपिटल पर क्या असर पड़ा ये बताइए। 4,80,000 की पेमेंट करी, वर्किंग कैपिटल कम करवाइए। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, आपने लिखा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, वर्किंग कैपिटल कम हो गया, और 80,000 आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर होगा, जिसको कि हम ठीक नहीं मानते। प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। मेरे ख्याल से सारी एंट्रीज हो गई, मतलब कोई एंट्री हमारे हिसाब से बची नहीं है टैक्स को छोड़कर। टैक्स का हम क्या कर सकते हैं? जब आपने हमसे ये कसम दिलवा दी कि टैक्स को करंट लायबिलिटी मानना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, है ना? 21 लाख 26,000 by funds from operation. This is the balancing figure. Funds from operations. This is the balancing figure. चलिए इसको हम यहां रिकॉर्ड करें, 21,26,000। आपने लिखा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन 21,26,000। अब सोर्सेस का टोटल देखिए, एप्लीकेशंस का टोटल देखिए। इधर बैलेंस आ रहा है, कितना आ रहा है? 5,96,000। ओके, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। आपने लिखा नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 5,96,000, ठीक है ना? अब जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हमें शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना पड़ेगा। पता नहीं आप घर जाके बनाए ना बनाए, तो बना लीजिए प्लीज। तो लास्ट में शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, लास्ट में शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाया जाए। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाने का प्रोसीजर आप जानते ही हैं। पहली हेडिंग पर्टिकुलर्स, दूसरी हेडिंग ओपनिंग, फिर क्लोजिंग, फिर वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज और डिक्रीज। कॉलम्स तो आप जानते ही। आइए करंट एसेट से शुरुआत करते हैं। पहली करंट एसेट लिखिएगा स्टॉक। पहली करंट एसेट लिखिएगा स्टॉक। ओपनिंग बैलेंस 9,60,000, 9,60,000 आपने लिखा। क्लोजिंग बैलेंस लिखिए 17 लाख। स्टॉक बढ़ गया, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, इंक्रीज साइड पर लिखिएगा 7,40,000, 7,40,000 रुपए। आगे बढ़िए, डेटर्स। ओपनिंग बैलेंस लिखिए 12 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस 15,96,000। इंक्रीज रिकॉर्ड करिए, इंक्रीज रिकॉर्ड करिए 3,96,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओपनिंग रिकॉर्ड करिए 1 लाख, क्लोजिंग रिकॉर्ड करिए 80,000, 80,000। डिक्रीज रिकॉर्ड करिए 20,000। कैश एंड बैंक बैलेंस, ओपनिंग रिकॉर्ड करिए 2,80,000, क्लोजिंग रिकॉर्ड करिए 1,70,000, डिक्रीज
डिक्रीज रिकॉर्ड करिए 1,10,000, 1,10,000। क्रेडिटर्स ओपनिंग 8 लाख, क्लोजिंग 11,60,000, क्लोजिंग 11,60,000। क्रेडिटर्स बढ़ गए, लेकिन आप डिक्रीज रिकॉर्ड करिएगा 2,60,000, 2,60,000 रुपए, सॉरी 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000, ओके 3,60,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग 40,000, क्लोजिंग 50,000, बढ़ गए, लेकिन आप डिक्रीज रिकॉर्ड करिएगा 10,000। और लास्ट में प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 2,40,000, बढ़ गए, लेकिन आप डिक्रीज रिकॉर्ड करिएगा 40,000। इंक्रीज का टोटल है 11,36,000, डिक्रीज साइड का टोटल है 5,40,000, 5,40,000, और दोनों का डिफरेंस 5,96,000, जो ऑलरेडी आप पता कर चुके हैं। नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 5,96,000। ओके, पॉइंट वैलिड। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बन गया। लास्ट में आपको एक नोट लिखना होगा। नोट में आप लिखेंगे सिंस द प्रोविजन फॉर टैक्स has been treated as current liability, since the provision for tax has been treated as current liability, comma, the information given in the question, regarding payment of income tax, does not carry any importance. Regarding payment of income tax does not carry any importance. एक्चुअली हमारी सोच यह है ना कि एडजस्टमेंट में कुछ लिखा है तो उसका कुछ ना कुछ तो करना चाहिए भाई। प्लस करो, नहीं तो फिर माइनस तो करो, कुछ तो करो। हमारी इसी मेंटेलिटी का फायदा भी उठाया जा सकता। कल को क्वेश्चन ये कहे हमने डेटर से हमें इतना कैश मिला, बस ऐसे लिख दिया नीचे एडजस्टमेंट में, हमने क्रेडिटर्स को इतने पैसे दिए, तो क्या ये बात हम फिर रिकॉर्ड करेंगे यहां पे? इसका मतलब ये तय हो गया कि जिन एसेट को करंट एसेट माना गया है, जिनको करंट लायबिलिटी माना गया है, उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया जाएगा। क्वेश्चन में उनके कंटेक्स्ट में कोई भी एडजस्टमेंट क्यों ना गिवन हो। शेड्यूल में भी आप देखिएगा कि बस हमने उनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे और उसका कोई भी ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में लिखा हो उसकी तरफ हम देखते भी नहीं। चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे दिया। मैंने अब आज की क्लास में 2 क्वेश्चन और करवा के देने हैं, एक रिविजनरी क्वेश्चन और एक मेन क्वेश्चन। पहले हम करेंगे रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद हम करेंगे मेन क्वेश्चन नंबर 9। ये 2 क्वेश्चन होंगे, बाकी 2 क्वेश्चन इसके बच जाएंगे। वो हमारी अगली क्लास का टारगेट है। अगली क्लास फंड्स फ्लो स्टेटमेंट की लास्ट क्लास हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया है, पहले रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 3, फिर मेन क्वेश्चन नंबर 9। हां जी, रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 3। मैं ये मान तो नहीं सकता एक क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, मे भी हो सकता है कर लिया हो, मे भी हो सकता है ना कराओ।
ऐसे स्टूडेंट होते ही हैं जो कर ही लिया करते हैं क्वेश्चन, ना भी कहा जाए फिर भी कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट होते हैं, हर जनरेशन में पाए गए। हमारे टाइम पर भी हुआ करते थे, है ना। स्टूडेंट कम्युनिटी का नाम खराब कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 281, रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ग्रोवेल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2007 एंड 2008। तो आपको लायबिलिटीज और एसेट्स की डिटेल्स गिवन है। शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। चलिए टिक करिएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स बस, और कोई करंट लायबिलिटी नहीं है। सिमिलरली करंट एसेट्स को टिक करें, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक, ये सब करंट एसेट्स हैं। अगले पेज पर जो एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं आप उनको एक बार पढ़ लें। रिक्वायरमेंट एकदम क्लियर कट है। एक फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, दूसरा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाकी जरूरत के हिसाब से। चलिए फंड्स फ्लो स्टेटमेंट और एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के परफॉर्मे बना लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस लिखिए 30,500 और क्लोजिंग बैलेंस लिखिए 30,600। हाँ जी, तो आइए लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करें। इस बार जहां से मर्जी स्टार्ट कर सकते। शेयर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2.5 लाख। कहीं क्वेश्चन में एडजस्टमेंट अगर है तो देख लीजिए, मतलब ऐसी एडजस्टमेंट है कि शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना ठीक रहेगा। पहले इसका ओपनिंग बैलेंस लिखा जाए 2 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाए 2,50,000 रुपए, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2.5 लाख। कौन सी एडजस्टमेंट है वैसे? नंबर 2। क्वेश्चन कहता है हां आपने 50,000 के शेयर इश्यू करे पर बदले में कैश नहीं मिला है, बदले में एसेट्स मिली हैं। एंट्री आपने पास करी होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बाय स्टॉक अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट, एंड बाय गुडविल अकाउंट। स्टॉक हमको दे रखा है 20,000 रुपए, मशीनरी हमको दे रखी है 25,000 रुपए,
और गुडविल हमें दे रखी है 5,000। शेयर इश्यू करके जो मशीनरी और गुडविल आपकी बढ़ी है, इससे वर्किंग कैपिटल पर असर किसी कीमत पे नहीं पड़ेगा। लेकिन शेयर इश्यू करके जो आपको स्टॉक मिला है, क्या इससे वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ सकता है? क्योंकि एंट्री हुई है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और स्टॉक जो है वो वर्किंग कैपिटल का हिस्सा होता है। मैं कहता हूं बैंक बैलेंस बढ़े या स्टॉक बढ़े, फर्क क्या पड़ता है? आखिरकार तो वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है ना। तो आइए हम इस बात को लिखते हैं। आपने क्या लिखा? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर स्टॉक। वो शेयर्स जो इश्यू करे गए स्टॉक के बदले, यानी जिनके बदले स्टॉक मिला, उससे हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। क्या ये बात सही? अरे आप अब तक जो लिखते रहे हो वो भी तो यही था। वो क्या था? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अब आप फॉर कैश नहीं है, फॉर स्टॉक है। रीजन जो मर्जी हो, वर्किंग कैपिटल तो बढ़ ही गया है, इसलिए हमें लिखना चाहिए। शेयर कैपिटल का मैटर डील करने के बाद है जनरल रिजर्व। ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 60,000। कोई एडजस्टमेंट है? अच्छा, इसका मतलब जनरल रिजर्व जो है वो मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड है। तो जनरल रिजर्व का अकाउंट अगर बनाना है तो मशीनरी अकाउंट भी बनाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, दोनों अकाउंट बना लेते हैं। तो एक अकाउंट है मशीनरी अकाउंट, अच्छा मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस बताएंगे? दोबारा से बताइए। 1,50,000। मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस भी बताएं। आपने बताया 1,69,000। चलिए, मशीनरी के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे जा चुके हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 जिसमें लिखा है कि 25,000 की मशीन खरीदी गई, बदले में शेयर्स इश्यू करे गए। तो एंट्री हो गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एडजस्टमेंट नंबर 3, एक और मशीनरी खरीदी गई 8,000 रुपए में। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एडजस्टमेंट नंबर 4, मशीनरी पर डेप्रीसिएशन लगाइए 12,000 रुपए। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में डेप्रीसिएशन 12,000 रुपए। ओके। एडजस्टमेंट नंबर 5, मशीन को बेचा गया है और 200 के लॉस में बेचा गया है और लॉस को जनरल रिजर्व में भेजा गया है। अगर आपने बेचा है तो एक एंट्री तो बैंक अकाउंट की भी होनी चाहिए, बाय बैंक अकाउंट सेल। और यह भी क्वेश्चन कहता है कि लॉस हुआ है और लॉस कहां चला गया है? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेगा लॉस ऑन सेल। और कितना लॉस है? ₹200। तो क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस आ रहा है बता दीजिए।
1800, 1800 रुपए। जो मशीन बेची जरूर वो 2000 की होगी, तभी तो 1800 में बेची, तो 200 का लॉस भी हो गया। अगर आप कहते हैं कि आपने मशीनरी खरीदी है तो जरूर आपका वर्किंग कैपिटल कम हुआ होगा। और अगर आप कहते हैं कि आपने मशीन बेची है तो जरूर आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ गया होगा। ठीक है ना, सेल ऑफ मशीन। और जो डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हुआ है उसकी करेक्शन एंट्री आनी चाहिए। और जो लॉस ऑन सेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया ही नहीं, उसकी करेक्शन एंट्री भी नहीं हो सकती। लॉस अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता तो पक्का हम उसकी करेक्शन एंट्री पास करते, पर लॉस कहीं ना कहीं तो गया ही है, जनरल रिजर्व अकाउंट में गया। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में कितना दे रखा? जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है 50,000। अच्छा, जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 60,000, 60,000। ठीक है। ये जो 200 का लॉस है, अगर आपने इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो ये जनरल रिजर्व अकाउंट की डेबिट साइड पर आना चाहिए ना, टू मशीनरी अकाउंट। अब क्रेडिट साइड पे डिफरेंस कितना है? 10,200। जरूर इतना रिजर्व आपने इस साल और क्रिएट करा होगा, और ये क्रिएट करने की एंट्री कहां से आप लाए होंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये एंट्री अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करी गई है तो इसकी हम करेक्शन एंट्री पास करेंगे। टू जनरल रिजर्व। ठीक है ना? ओके, चलिए लायबिलिटी साइड पर वापस आइए। लायबिलिटी साइड पर वापस आइए। नेक्स्ट एंट्री है बैंक लोन। ओपनिंग बैलेंस 70,000, क्लोजिंग बैलेंस 0। आपने बैंक लोन रीपे कर दिया। रीपे करा तो आपने पेमेंट करी होगी। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। फिर क्वेश्चन कहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसको तो हम डील कर नहीं सकते। प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या कोई एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट है तो फिर आपको अकाउंट बना लेना चाहिए।
प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग बैलेंस है 30,000, प्रोविजन फॉर टैक्स क्लोजिंग बैलेंस है 35,000। जो टैक्स आपने पे करा है टू बैंक अकाउंट और जो इस साल आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई एक क्वेश्चन बताए। क्वेश्चन ने बताया पॉइंट नंबर 5 में इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या मतलब है? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज हुआ है 33,000, इसका मतलब पेड अमाउंट आ जाएगा डेबिट साइड पर 28,000। ये प्रोविजन फॉर टैक्स की सिचुएशन हो गई। तो आपने इनकम टैक्स पे करा है 28,000। और जो आपने टैक्स चार्ज किया है उसकी करेक्शन एंट्री पास करनी पड़ेगी। प्रोविजन फॉर टैक्स 33,000। क्या आपने लायबिलिटी साइड को पूरी तरह डील कर लिया है? अच्छा, लायबिलिटी साइड में कहीं डिविडेंड कहीं नहीं बताया गया, नहीं है ना? नहीं, लायबिलिटी साइड पे तो नहीं है, अलग से है, अलग से है। एडजस्टमेंट नंबर 1 आप मुझे बताएंगे ये प्रोपोज डिविडेंड है कि इंटरिम डिविडेंड? अगर ये प्रोपोज डिविडेंड होता तो लायबिलिटी साइड में इसका नाम लिखा होता। लायबिलिटी साइड पे इसका नाम नहीं है, इसका मतलब ये डिविडेंड इसी साल डिक्लेयर हुआ है, इसी साल पे हुआ है। ये इंटरिम डिविडेंड है 23,000। एसेट साइड पर आए। एसेट साइड पे जो करंट एसेट्स हैं उनको तो भूल जाइए, मशीनरी को हम पहले ही डील कर चुके हैं। लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1,90,000। इसका मतलब आपने लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रीशिएट किया, और तो कोई बात बनती नजर आती भी नहीं। और अगर आपने डेप्रीशिएट करा है तो आपको इसकी करेक्शन एंट्री पास करनी पड़ेगी। और तो कोई एंट्री बनती भी नहीं। उसके बाद क्या है? गुडविल ओपनिंग बैलेंस 0, क्लोजिंग बैलेंस 5,000। मेरे ख्याल से एंट्री क्या हुई थी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या ये एंट्री थी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका वर्किंग कैपिटल से कोई लेना देना नहीं। मेरे ख्याल से सारी एडजस्टमेंट हो गई। तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय 58,000, 88,300। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आपने बताया 88,300। भाई ऐसा है, आप बता रहे हैं, मैं लिख रहा हूं। मैंने आज तक अपनी कैलकुलेशन खुद नहीं करी। पहले आप अपना झगड़ा निपटा लीजिए।
ये ठीक है? पता नहीं कुछ लोगों को क्यों दिक्कत हो रही। ये सही है? देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप क्या करो, ये सारे अमाउंट प्लस करो, उसमें से ना ये माइनस करना, फिर आप देख लेना पक्का यही आंसर आ जाएगा। आज तक तो यही तरीका अपनाया हम लोगों ने, कोई और तरीका बनकर आया तो मैं कह नहीं सकता हूं। तो नेट इंक्रीज डिक्रीज, कितना डिक्रीज है? 18,900 के 200। So net decrease in working capital 18,900. ओके, आप अपने आंसर को वेरीफाई करते रहेंगे। हाँ, चलो वो शेड्यूल में उसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक बता रहे हैं, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। जो डेटर्स है वो गलती से 8 लाख रुपए छपा हुआ है ना, वो असल में कितना होना चाहिए? 80,000 रुपए। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस गलती से 8 लाख रुपए छपा हुआ है, वो असल में 80,000 रुपए होना चाहिए, एक जीरो फालतू है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, अब हमने करना है मेन क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम आज की क्लास छोड़ देंगे। फिर अगली क्लास में फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के 2 क्वेश्चन होंगे, तो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो लास्ट में होता है। नहीं, वो लास्ट में, एकदम लास्ट में। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। फिर भी, लेकिन वो हम लास्ट में करें, वो लास्ट क्लास। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 279। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, पिछले क्वेश्चन में गुडविल इंक्रीज हुई है। सवाल यह कि इंक्रीज होते हुए एंट्री क्या पास हुई थी? अगर एंट्री पास होती गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मैं कहता मैंने पेमेंट करी है, वर्किंग कैपिटल कम हुआ है। पर यहां पर एंट्री क्या पास हुई है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गुडविल आई, शेयर चले गए, वर्किंग कैपिटल कहता जी मेरा तो इसमें कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, आइए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को टिक करें। पहले करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्रूड एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्रूड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कैश। ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी करंट एसेट का पार्ट है, एंड कैश। अच्छा, इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी है, अगर आप ध्यान से देखें, ऊपर इन्वेस्टमेंट है, उसका मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विच इज मेड आउटसाइड द बिजनेस, और ये है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और ये करंट एसेट का पार्ट है। क्या आप जानते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और ये करंट एसेट का पार्ट आखिरकार क्यों कहा जाए? देखिए, ऐसा है, ये तो तय है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपकी फिक्स एसेट नहीं होता। अगर वो करंट एसेट की लिस्ट में है, इसका मतलब वो आपकी फिक्स एसेट नहीं है। और यह भी तय है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपके लिए स्टॉक भी नहीं, क्योंकि स्टॉक तो अलग से लिखा हुआ है। अब हम ये बात नहीं समझ पा रहे कि ये स्टॉक नहीं है, ये फिक्स एसेट नहीं है, तो फिर ये होता क्या? जैसे हम लोगों का काम कोचिंग क्लासेस का है, इस बिल्डिंग में हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारी फिक्स एसेट है। हम आपको पढ़ाते समय बुक्स
असाइनमेंट सप्लाई करते हैं, ये हमारा स्टॉक है, क्योंकि ये स्टॉक हमने आपको देना है, ये हमारा स्टॉक है ना। पर जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, ये कुर्सी हमारे लिए क्या है? नहीं नहीं, देखिए, ये तो तय है कि ये कुर्सी हमारे लिए फिक्स एसेट नहीं। रीजन बड़ा सिंपल सा है, इस कुर्सी की लाइफ 1 साल तो बड़ी दूर की बात है, ये कुर्सी 6 महीने नहीं चलती हमारी। मतलब अगर हम एक बैच पढ़ाए ना, तो स्टूडेंट इस कुर्सी पर यह सोच के बैठता है कि मैं इसको लेके तो जा नहीं सकता हूं, ये तो तय, ये हम मुझे लेने नहीं जाने देंगे, ये कुर्सी मुझे यही छोड़ के जा रही, पर मैं इसकी वो हालत करके जाऊंगा कि इसके ऊपर कोई और ना बैठ सके जिंदगी में। अरे साहब, हमें हर 6 महीने के बाद कुर्सी बदलनी पड़ जाती है, तो कुर्सी किसी कीमत पर हमारे लिए फिक्स एसेट नहीं। जिसकी लाइफ 6 महीने ना हो, उसको आप कैसे फिक्स एसेट कहेंगे? अच्छा, ये कुर्सी हमारे लिए स्टॉक क्यों नहीं? क्योंकि ये हम स्टूडेंट को कुर्सी नहीं देने वाले हैं। स्टॉक तो तब हो ना जब हम स्टूडेंट को कहे कि आप पढ़ने के लिए आए हो, एक तो ये किताबें आपकी है और एक एक कुर्सी भी आपकी है, जाते जाते अपनी कुर्सी लेते जाना। ये स्टॉक कैसे हो सकता है? क्योंकि ये हमने अपने स्टूडेंट को नहीं देनी है। तो बताइए, कुर्सी हमारे लिए क्या है? ये फिक्स एसेट हमारे लिए नहीं है, ये स्टॉक हमारे लिए नहीं है। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और ये करंट एसेट का पार्ट हमें मानना पड़ता है, क्योंकि फिक्स एसेट ये है ही नहीं। लेकिन अगर ये काम करना है, ये बिजनेस करना है, तो कुर्सियां हमको खरीदनी पड़ती है भाई। इसी तरीके से बिजनेस की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती, उसको वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट का नाम दे सकते हैं। अगले पेज पर आइएगा, आपको इनकम स्टेटमेंट गिवन है, और इनकम स्टेटमेंट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी हैं, और क्वेश्चन कहता है कि आपको फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बनानी। तो आप एक काम करिएगा, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट का प्रोफॉर्मा बना लीजिएगा। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा बनाइए, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी परफॉर्मा बनाइए। आप ये बताएंगे कि इस साल आपने नेट प्रॉफिट कितना कमाया। आपने इसको इनकम स्टेटमेंट में देखकर बताइए। आपको इनकम स्टेटमेंट गिवन है, इनकम स्टेटमेंट की लास्ट फिगर क्या? 51050। क्या ये बात सही? ये क्या है? ये है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब आप लायबिलिटी साइड पे जाइए, आप देखिएगा लायबिलिटी साइड पर कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं है, लेकिन रिजर्व अकाउंट है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इक्वल ही होता है ना। रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस बताइए, 123250। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस भी बताइए, 174300। ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। अब आप ये बताइए कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस कितना? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस कितना है? 51050, और ये वही है जो इनकम स्टेटमेंट का फाइनल आंसर। ठीक है, इसका मतलब हमारी शुरुआत तो सही हुई है। बाकी देखते हैं कि मामला कहां तक पहुंचता है। एसेट साइड
सबसे पहले है लैंड, जिसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में कोई फर्क नहीं। तो जब कोई फर्क ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं फिर? ना खरीदा, ना बेचा, ना डेप्रीसिएशन, तो इसका मतलब इस पर तो डिस्कशन करना बेकार है हमारे लिए। बिल्डिंग और मशीनरी और इन्वेस्टमेंट, 3 जी हमको डिस्कस करना है। तो आइए पहले बिल्डिंग के बारे में बात कर ले। ओपनिंग बैलेंस आपका बाद में लिखा हुआ है 178400। और क्लोजिंग बैलेंस 601800। कोई एडजस्टमेंट? बिल्डिंग पे लगा है डेप्रीसिएशन 6600 रुपए, और कोई एडजस्टमेंट नहीं। बिल्डिंग पे लगा है डेप्रीसिएशन 6600 रुपए, और कोई एडजस्टमेंट हमें अलग से नहीं बताई गई है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंसिंग फिगर 4,30,000। चलिए बिल्डिंग अकाउंट तो बन गया। पहले करेक्शन एंट्री पास कर ले, 6600 का डेप्रीसिएशन। ओके, 6600 का डेप्रीसिएशन, और जो आपने बिल्डिंग खरीदी है उससे आप अपना वर्किंग कैपिटल कम करें। ₹4,30,000। एसेट साइड पर वापस आइए। नेक्स्ट मैटर रिलेटेड टू मशीनरी। ओके, नेक्स्ट मैटर रिलेटेड टू मशीनरी। चलिए, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 107050। क्लोजिंग बैलेंस 110850। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो गए। डेप्रीसिएशन 11,400 रुपए। डेप्रीसिएशन 11,400 रुपए। फिर वो कहते हैं हमने मशीन 1,850 के प्रॉफिट पर बेची, ऐसा इनकम स्टेटमेंट में लिखा है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा है कि जो मशीन बेची गई है उसकी बुक वैल्यू 9,150 है। तो लिखा जाए बाय बैंक अकाउंट। आप कहते हैं कि बुक वैल्यू है 9,150, और इनकम स्टेटमेंट में लिखा है उसे बेचा गया है 1,850 के प्रॉफिट पर। तो हमने इसको बेचा है
11,000 में, और जो 1,850 का प्रॉफिट है वो डेबिट साइड पर आ जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल। क्या ये बात सही? अब कोई और एडजस्टमेंट तो क्वेश्चन में है नहीं, तो जो भी डेबिट साइड पर डिफरेंस है वो परचेज को रिप्रेजेंट करता है। तो बता दीजिए बैलेंस कितना है? 2,350। तो आपने कहा 2,4,350 का जो बैलेंस है वो है परचेज ऑफ मशीन। ये जो बैलेंसिंग फिगर आपका है, वर्किंग कैपिटल का असर, सेल ऑफ मशीन 11,000 रुपए, परचेज ऑफ मशीन 24,350 रुपए। हाँ जी, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 11,400 रुपए। इसकी करेक्शन एंट्री पास करिए। और प्रॉफिट ऑन सेल, जरूर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर क्या होगा, ये बिजनेस इनकम नहीं माना जा सकता, इसकी करेक्शन एंट्री भी इधर ही आएगी। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 1,850 रुपए। क्या कहते हैं, मशीन से रिलेटेड हो गई सारी एंट्रीज? नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट आर परचेज्ड बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अब मैं क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन चलिए बना ही लेते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट का कोई ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस है 75,000। और इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी है, ये तो जानते हैं हम लोग। एंट्री क्या हुई होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, 75,000। बस ये अकाउंट तो ऐसे ही बन गया। अब इसमें तो भाई कोई वर्किंग कैपिटल का मैटर है ही नहीं, तो क्या डिस्कस करें हम लोग फिर। अच्छा, डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है? 0। क्लोजिंग बैलेंस 2,40,000। ओपनिंग बैलेंस है 0। आपने अभी अभी लिखा है इन्वेस्टमेंट टू डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स की क्रेडिट साइड पर आना चाहिए बाय इन्वेस्टमेंट। $75,000। इसका मतलब आपने कुछ डिबेंचर और इश्यू करे, 1 लाख। जरूर इसकी एंट्री रही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स।
बाय बैंक अकाउंट। ये जो आपने डिवेंचर्स इशू करे हैं और बदले में आपको कैश मिला है, इससे आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ, तो आप इस बात को लिखें। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स ब्रैकेट में फॉर कैश। डिवेंचर्स तो हमने और भी इशू करे हैं, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। चलिए एसेट साइड पर वापस लौट कर आइए। आप देख रहे हैं कि एसेट साइड के सारे मैटर्स को डील किया जा चुका है, बाकी सब तो करंट एसेट है। अकॉर्डिंगली अब आप लायबिलिटी साइड पर आ सकते हैं। ओके, लायबिलिटी साइड सबसे नीचे लिखा है इनकम टैक्स पेएबल। सबसे नीचे लिखा है इनकम टैक्स पेएबल। ओके, इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16850, क्लोजिंग बैलेंस 48250। ओके, जो पेमेंट आप करेंगे टू बैंक अकाउंट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, क्वेश्चन में एक थोड़ा प्रिंटिंग एरर है। जो इनकम स्टेटमेंट आपको गिवन है उसमें आइएगा, उसमें एकदम आखिर में लिखा है ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस इनकम, वो असल में है इनकम टैक्स। वो गलती से इनकम छपा हुआ रह गया, वो है इनकम टैक्स। अब मैं ये कह रहा था कि कोई एक एंट्री क्वेश्चन बताए, दूसरी हम बता देंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम टैक्स है 48250। 48250, तो आप पेमेंट कितनी करेंगे? 16850। ओके, 16850। जो टैक्स आपने पे करा है, इससे आप अपना वर्किंग कैपिटल कम करवाइए। पेमेंट ऑफ टैक्स 16850, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज हुआ है उसकी करेक्शन एंट्री पास करिए। प्रोविजन फॉर टैक्स 48250। 48250। तो हम लोग लायबिलिटी साइड डील कर रहे थे। इनकम टैक्स पेएबल के बाद करंट लायबिलिटीज लिखी हैं, वो हमारे लिए बेकार है। लॉन्ग टर्म लोन, ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 40,000, तो आपने 10,000 का लॉन्ग टर्म लोन रीपे करा है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ₹10,000। डिबेंचर्स का मैटर डील हो गया, रिजर्व्स का मैटर भी डील हो गया ना। वो तो रिजर्व इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले लिखा गया। अब रह गया शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम।
आप क्वेश्चन पढ़ के बताइएगा शेयर कैपिटल में डिफरेंस कितना है। 17,500। और ये बताएगा शेयर प्रीमियम में डिफरेंस कितना, 97,500। देखो जी, जितनी थोड़ी बहुत समझ हमें है, हम समझ रहे हैं कि ये आपने शेयर जो इशू करे ना, ये आपने प्रीमियम पर इशू करे। अगर शेयर कैपिटल भी बढ़ जाए, प्रीमियम का बैलेंस भी बढ़ जाए, तो इसका एक ही मतलब हो सकता, शेयर इशू हुए हैं और प्रीमियम पर इशू हुए। तो इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस दोनों से बढ़ गया। कितना है? 1,15,000। तो आप लिखेगा इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल बढ़ गया 17,500 रुपए और प्रीमियम बढ़ गया 97,500 रुपए और दोनों का टोटल बढ़ गया 1,15,000 रुपए। इनकम स्टेटमेंट में कहीं ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ कहा है? देखिए, अगर हमने ट्रेड इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट मान लिया है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, उसकी किसी एडजस्टमेंट, किसी इंफॉर्मेशन से हमें कोई लेना देना है कि नहीं? तो आप मुझे बता दीजिएगा कि फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कितना है। फिर से बताइए, 115,450 115,450। वन 115,450। अब तो आप फंड्स फ्लो स्टेटमेंट को डिक्रीज क्लोज करें। मेरे ख्याल से नेट इंक्रीज तो डिक्रीज आ रहा है, इधर बैलेंस आ डिक्रीज है 74,750। ओके, आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते, लेकिन वेरीफाई तो आप अभी करेंगे, ये नहीं हो सकता कि आप घर जाके करेंगे। हमारे पास टाइम है, आखिरकार हमारी तरफ से वैसे तो आंसर हो चुका है, लेकिन जब अगला क्वेश्चन करना ही नहीं है तो हम तो चाहेंगे 5 मिनट और बीत जाए हमारे। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। देखो भी घर जाके भी तो बनाना ही है ना, तो भी बना लेते। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कॉलम्स बनाए जाए, पर्टिकुलर्स, ओपनिंग, क्लोजिंग, फिर वर्किंग कैपिटल, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेगा स्टॉक। ओपनिंग 46,150, 46,150। क्लोजिंग 58,800। स्टॉक ओपनिंग 46,150, क्लोजिंग 58,800। डिफरेंस 12,650। और ये आप लिखेंगे
इंक्रीज 12,650 इंक्रीज प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग लिखे 2,300 क्लोजिंग लिखे 1,900 डिक्रीज लिखा जाए 400 डिक्रीज लिखा जाए 400 डेटर्स ओपनिंग लिखा जाए 77,150 क्लोजिंग लिखा जाए 76,350 डिफरेंस 800 और 800 आप लिखेंगे डिक्रीज 800 आपने लिखा डिक्रीज ट्रेड इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 1,05,000 क्लोजिंग 40,000 डिफरेंस 65,000 डिक्रीज कैश ओपनिंग 95,900 क्लोजिंग 77,400 डिफरेंस 18,500 डिक्रीज क्रेडिटर्स ओपनिंग 27,100 क्लोजिंग 28,800 डिफरेंस 1,700 डिक्रीज बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग 6,250 क्लोजिंग 7,500 डिफरेंस 1,250 डिक्रीज लास्ट accrued expenses opening 4,600 closing 4,350 difference 250 increase खैर इंक्रीज का टोटल 12,900 इंक्रीज का टोटल 12,900 और डिक्रीज का टोटल 87650 डिक्रीज का टोटल 87650 डिफरेंस हो जाएगा नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल वही आंसर है एकदम। इस क्वेश्चन में ट्रेड इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है तो क्वेश्चन में दी गई उस इंफॉर्मेशन से हमें कोई लेना देना नहीं। चलिए आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। अगली क्लास फंड्स फ्लो स्टेटमेंट लास्ट क्लास।